सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया और मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम मुकदमे की समाअत थी। वो मुकदमा था फ़ेक अकाउंट्स के हवाले से। और आज जो मैसेज आया चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, अदालत उज़्मा की तरफ से, वो ये था कि JIT ने शायद अपनी उनका जो इख्तियार था, उस जो मैंडेट था उससे तजावज़ किया और ECL पर नाम डालने के लिए रिकमेंडेशंस भेजी उन लोगों की 172 अफराद की जिनको वो मुल्ज़म समझते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा अहम जो ऑब्ज़रवेशन थी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, वो हुकूमत के लिए थी। शहरयार अफरीदी साहब जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं, उनसे कहा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि जाके अपने बड़ों को बता दें कि वो गवर्नर राज की बातें ना करें। गवर्नर रूल अगर कहीं पे लगेगा तो वो आइन और कानून के मुताबिक लगेगा। अगर किसी ने इससे हटकर बात करने की कोशिश की तो उसे फौरी तौर पर सेट असाइड कर देंगे। इस मुल्क को जमहूरियत ने आगे लेके चलना है और हमने उस वक्त जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दिया जिस वक्त बहुत बातें की जा रही थी और बड़े ख़तरात मंडला रहे थे। इसलिए अब इस किस्म की कोई आदमी कोई बात सोचे भी ना। और इसके साथ ही लतीफ़ खोसा साहब को ये कहा कि जाएं आप भी अपने बड़ों को ये बता दें कि आप ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं एहतसाब के हवाले से, ये जो आप मुख्तलिफ़ पिक्चर्स पेंट कर रहे हैं, इससे परहेज़ करें। ये जो आप कहते हैं कि कौन किसके पीछे है, कौन क्या कर रहा है। जरदारी साहब ने कैंपेन चलाई है पूरी सिंध में जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये अदलिया शायद स्टूज है, फ़ौज के कहने पे निकाल रही है, वो उसका लाडला इसका लाडला। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा हमें बिल्कुल ना किसी का खौफ है ना किसी का डर है, और जिसने इस तरह की स्टेटमेंट्स दी आने वाले वक्तों में उनको हम ट्राई करेंगे, उनको इसकी सज़ा मिलेगी आइन और कानून के मुताबिक। तो आज जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एहतसाब के मामले को जो सियासी रंग देने की पहले PTI के लोगों ने कोशिश की और जो पकड़े जा रहे हैं उन्होंने भी इसको सियासी रंग देने की कोशिश की। इन फ्रीकैन को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अदालत उज़्मा की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कि बिल्कुल आप ये बातें मत करें, कोई भी कानून और आइन से हट के बात नहीं कर सकता। 7 जनवरी फाइनल डेट है इसकी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ऑर्डर पास कर देंगे। जवाब मांगे हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से, फरियाल तालपुर साहबा से। ओमनी ग्रुप का जो जवाब है उसको तो उस पर उन्होंने कहा है कि वो उस पर मुतमईन नहीं है। मलिक रियाज साहब भी होंगे, उनसे ये कहा आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि हर खांचे में मलिक साहब आपका हाथ है, और ये आपको बता दें जिसने पाकिस्तान का माल लूटा है उसे बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। वो पाकिस्तान के कौम की मलकियत है वो माल, और उसे वापस लेंगे। उनसे कहा कि आपसे कहा था कि 1000 अरब आप दे दें आपकी जान छूट जाएगी, और चलें आप 500 अरब ही पाकिस्तान की कौम को लौटा दें। फिर यह भी कहा चीफ जस्टिस ने कि बुनियादी तौर पर तो आपने जितनी आपकी बाकी मानदा जो ज़िंदगी है उसके लिए बताइए आपको कितने अरब चाहिए, आप वो पैसे वो अरब हम आपको दे देते हैं, बाकी सारा माल कौम को लौटा दें। और ये जो आप एक ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, आपने बहरिया टाउन की लाइट्स ऑफ कर दी हैं, 45,000 जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाह नहीं दे रहे, और आप सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने के लिए एक एहतजाज की बात करते हैं। ये मत करें, इससे आपकी जान नहीं छूटेगी, अदालत सब समझती है। बड़ा क्लियर मैसेज आज तमाम जो फ्रीकैन थे उनको दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि बिल्कुल कतई तौर पर अदालत जो एहतसाबी अमल है उस पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और ये कहा हुकूमत से कि अगर JIT ने ये रिपोर्ट दे ही दी थी कि आप ECL पे नाम डालें तो फिर आप अपना माइंड अप्लाई करते। और ये कहा हुकूमत को कि आप अगली जो कैबिनेट की मीटिंग है इसमें इसको रिव्यू करें, क्योंकि ये सुब की है। चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इलेक्टेड हैं नुमाइंदे सूबे के, और हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो आपका क्या मतलब है कि आप कल मेरा नाम भी ECL में डाल देंगे, आप चेयरमैन नैब का नाम भी ECL में डाल देंगे। और जो JIT के सरबराह थे ये कहा चीफ साहब ने कि अगर आपका नाम मैं कहता हूं कभी डाल दें ECL में तो कितनी तकलीफ से आप गुजरेंगे, कि आप इस तरह लोगों को स्टिग्मेटाइज करते हैं। डोंट डू दैट। बड़ा क्लियर मैसेज था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार का, और जस्टिस एजाजुल अहसन साहब जो उनके साथ थे, इंतहाई बुर्दबारी से उन्होंने इंतहाई
इत्मीनान से इस सारे 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 मामले को सुना। एक उन्होंने और बात कही जिस पर हम अपना प्रोग्राम, जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया और सियासतदान इस किस्म के बयानात से परहेज़ करें जिसमें वो अदालत के जो काम हैं, अदालत के जो मामलात हैं, उसमें वो असरअंदाज हों। कामरान खान और कामरान शायद दुनिया के 2 एंकर्स हैं। उनके प्रोग्राम्स के बारे में ये कहा पेमरा चेयरमैन को चीफ जस्टिस ने कि आप इन्हें सुने और मुझे अगली तारीख पे जो 7 जनवरी है रिपोर्ट पेश करें कि अगर इन चैनल्स में इन एंकर्स ने अगर कोई खिलाफ वर्जी की है, अगर इन्होंने कोई इस किस्म की बात की है जो कानून से हट कर है, उसको ब्रीच करती है, तो हम इसको पूरी इसकी सज़ा देंगे। और सियासतदानों से भी कहा कि आप ये मत करें। लेकिन अजीब बात हुई, ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि सियासतदान इस हवाले से बात ना करें। तो शाम को जनाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसमें फिर वही मंत्रा उनकी कि जनाब वो चीफ मिनिस्टर साहब इस्तीफ़ा दें, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। और ये कहा कि जी चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि नज़र षानी करें ECL पे, तो नज़र षानी कर लेंगे, लेकिन साथ ही ये कि अब वो इस्तीफ़ा दें, उनका नाम ECL से नहीं निकाला जाएगा। ये इस किस्म की बातें जो की हैं फवाद चौधरी ने, नज़र आ रहा था कि डिफाइंस कर रहे हैं वो, कि उन्होंने डिफाइंस की है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो अहकामात थे आज उसको हवा में उड़ा दिया है। फवाद चौधरी ने इतनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है उसमें उन्होंने जो डायरेक्शन थी कोर्ट की, जिसमें सियासतदानों से कहा गया था कि जो JIT के जो नताइज हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग अपने लिए करवाई है और उस पर जब तक वो फैसला ना दे उस पर क्या सराइयों से परहेज़ करें। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने आके फिर वही बात कही है। मेरे साथ गुफ्तगू में हैं सुप्रीम कोर्ट बार के सदर अमानुल्लाह कनवानी साहब और जनाब हमारे ब्यूरो चीफ राना ताहिर साहब। अमानुल्लाह साहब, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा सियासतदानों से, मीडिया से कि वो JIT की जो फाइंडिंग्स हैं उस पर स्पेकुलेशन से परहेज़ करें, और सियासतदानों से भी कहा, तहरीक इंसाफ को तो ख़ास तौर पर कहा कि ये जो आप चढ़ दौड़े हैं सिंध पर और ये जो गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं, ये जो हुकूमत गिराने की बातें कर रहे हैं, या मत करें। फवाद चौधरी साहब ने फिर PID में बैठ कर 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वो चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही थी उनको हवा में उड़ा दिया। क्या मैसेज दे रही है तहरीक इंसाफ? मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है और जिन हालात में ये नई तब्दीली के नाम पर हुकूमत आई है, हकीकत ये गुज़श्ता 70 सालों का जो लोगों की मायूसी है, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद या लियाकत अली ख़ान के बाद, तो उस मायूसी के अंदर लोगों ने उनको, इस हुकूमत को स्पेस दिया। मगर बदकिस्मती है कि इस हुकूमत ने उस स्पेस का जो है गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है। एग्जैक्टली वही चीज़ें जो पुरानी हुकूमतों से ये ख़ुद शिकायत करते थे, आज वो ख़ुद उनके वारिस बन गए। जो मामलात हैं उसके अंदर अगर आप देखें तो उनके और साबिक़ा हुकूमतों के रवैयों में कोई आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो ये जिस तरह की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये तो एक फ्रेजाइल गवर्नमेंट है, उसको तो बहुत ही मोहतात के साथ चलना चाहिए। चाहे कि वो अदालत के फ़ैसलों पर कोई इस तरह का रवैया अख्तियार करे, चाहे कि सियासतदानों के बारे में कोई नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करे, या तो ये जानबूझ के कर रहे हैं या पर कौम को अंडरमाइन कर रहे हैं कि उनको अगर 4 दिन की हुकूमत मिली है तो उसको ऐसा न समझें कि वो कल इसी तरह लोग उनके साथ रवैया रखेंगे। कल लोग उनके ऊपर भी हाथ उठा सकते हैं। ये तो 3 महीने में एक्सपोज हो गए। उन्होंने कोई ऐसे डिलीवरी का काम नहीं किया सिवाय TV में बैठकर बातें करने के। मैं समझता हूँ इस कौम को जितने अंधेरों में से निकालने का काम जुडिशरी ने किया है, अगर इस तरह हमारे सियासतदान भी करते, विजन के साथ आते। बदकिस्मती ये मैं यहाँ तक कहूँगा, यानी एक मुल्क अल्लाह ताला ने इमरान खान को दिया है, मैं इमरान खान अभी तक बनीगाला से नहीं निकला है। यानी जिस काम के रूल्स बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उसको रेगुलराइज नहीं कर रहा है, इमरान खान किसी और अपने एडवाइज़र से नहीं निकला है, इमरान खान अपने वज़ीरों के जो साफ़ करने की गंध है उससे नहीं निकले हैं। तो फिर क्या फ़र्क है आज और उसके? इमरान खान को खुल के आना चाहिए, कौम ने उसको मैंडेट दिया है और ये वाज़ेह तब्दीली नज़र आनी चाहिए। आप भी अगर अपने अपने चीज़ों की दिफा करेंगे और अपने अपने गलत कामों को सही साबित करने की कोशिश करेंगे तो कौम मायूस होगी और कौम के पास और भी रास्ते बहुत हैं इन सियासतदानों के खिलाफ उठने का। हम समझते हैं उस चीज़ से बचने के लिए कि कौम डंडे उठाए और इनकलाब की तरफ जाए, और ये जुडिशरी ने जो इस्तेमाल किया अपने कानून आइन के तहत काम का, उसका फॉलो अप करें, उसके अंदर रहकर उस डोमेन में काम करें।
ताकि कानून आइन की बालादस्ती मुमकिन हो, वरना इनके हाथों से कुछ नहीं होने वाले इस हुकूमत से। राना साहब, फवाद चौधरी साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, चीफ जस्टिस साहब रोक रहे हैं सियासतदान ये काम ना करें। ये फिर वो जो एक एहतसाबी अमल जो शुरू किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसको सियासत की नज़र करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। जी समी साहब, देखें बात ये है, जहाँ तक ये जाली अकाउंट्स वाला मामला है, आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा खोसा साहब को मुखातब करते हुए कि क्या ये जो जाली अकाउंट्स हैं ये जाली नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देखकर ही तहकीकात का हुक्म दिया है। तो बात ये कि ये बिलाशुबा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो JIT बनी उसने बहुत बड़ा काम किया। ये वाइट कॉलर क्राइम जो इस तरह के होते हैं इनका सुराग लगाना काफ़ी नामुमकिन, मुश्किल छोड़ के नामुमकिन होता, लेकिन उन्होंने ये काम किया। उसके बाद मैं समझता हूँ कि आसफ़ अली जरदारी ने कमाल महारत से PTI के जो सियासी नाबालिग हैं उनको ट्रैप कर लिया। उन्होंने उनको अपनी विकेट पर कहा कि आके इधर बच्चों खेलो, और उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। और ये मामला यानी जो आसफ़ जरदारी की तारीख़ी मार धाड़ थी सिंध में गुज़श्ता 10 सालों में, पहले तो जो केसेस थे वो अलग थे, लेकिन ये जो गुज़श्ता 10 सालों में कायम अली शाह और मुराद अली शाह के दौर में आसफ़ जरदारी साहब और उनके साथियों ने वहाँ लूटमार की, उसको उन्होंने सियासत की नज़र करने की कोशिश की और एक सियासी हंगामा के जी उन्हें विक्टिमाइज़ किया जा रहा। और इन्होंने इस तरह के बयानात देखकर नहीं, लेकिन उनका जो उन्होंने ये जो कहा वो गलत तो नहीं कहा। नहीं, गलत ही है ये ना। गवर्नर रूल जो है, अभी आज फवाद चौधरी आज भी कह रहे हैं कि जी मुझे पता नहीं कितने MPs ने मुझे कॉलें की, झूठ बोल रहे हैं। तो ये उस मैंडेट को तब्दील करने की कोशिश है। मैंने अर्ज किया ना सनी साहब कि ये लोग उनकी विकेट पर खेलते रहे, उनकी मर्जी के मुताबिक खेलते रहे। ये इनकी जो नालायकी और नाहली है, इसका फ़ायदा आसफ़ अली जरदारी और ये जाली अकाउंट्स के मुलज़मों को पहुंचा, इनकी नालायकी का। तो बात दरअसल ये है कि ये जो फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका एक हिस्सा जो है जिसमें उन्होंने वज़ीर आला के इस्तीफ़े का मुतालबा किया। आपको पता कि हम मुसलसल ये कहते आ रहे हैं कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ इन तफ्तीशी अदारों की कुछ फाइंडिंग सामने आ गई हैं उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए और उन्हें अपने इन ओहदों पर नहीं रहना चाहिए। वो मुराद अली शाह हों, वो परवेज़ खटक साहब हों, या वज़ीर आज़म साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों। तो इसमें तो कोई इम्तियाज़ नहीं बरता जाना चाहिए। मुराद अली शाह साहब पर बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, उसमें इल्ज़ाम ही है ना, इल्ज़ाम तो सब पर होते हैं ना, लेकिन आप इल्ज़ाम की बुनियाद पर सूबे के चीफ समी साहब एग्जीक्यूटिव को ECL में उसका नाम डाल दें। देखिए समी साहब, जिस तरह हम ये कहते रहे हैं कि नैब KPK ने ये लिखा है कि परवेज़ खटक और आज़म खान साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस बनना चाहिए, इसी तरीके से JIT ने लिखा है कि इनके खिलाफ 16 रेफरेंस बनने चाहिए। ठीक है, मुझे आप ये बात बता दें अमानुल्लाह साहब, मुझे आप ये बात बता दें, यानी जो वजारत दाखिला है वो FIA को कंट्रोल करती है। आज फवाद चौधरी साहब ने ये बयान फरमाया कि जनाब हम तो जो FIA असगर खान केस को बंद करने की बात कर रही है वो कोई मुनासिब बात नहीं है, लेकिन FIA ने अदालत में जाके कह दिया जो वजारत दाखिला के मातहत है कि जनाब हमारे पास शवाहिद नहीं है, जिस पर अदालत ने चीफ जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने ये कहा कि हम असगर खान साहब के वर्सा को बुलाते हैं, उनकी वाइफ को बुला के पूछते हैं कि क्या वो इंटरेस्टेड हैं कि इन चार्जेस को आगे लेके बढ़ें, इस पर मजीद तहकीकात होनी चाहिए। यानी फवाद चौधरी साहब एक तरफ आके वो गोल कर रहे हैं पूरा सारा खाता, जो करप्शन का खाता, जो एक FIA जो उनकी वजारत के मतहत है वज़ीर आज़म के पास, कह रहे हैं कि जी वो मुनासिब नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो फिर FIA को इजाज़त किसने दी कि वो जाके ये बात करे? वो तो डायरेक्ट उनके मतहत है। अमानुल्लाह साहब, गुजारिश ये बदकिस्मती है कि जो हमारे सियासत का जो फैमिली है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। चंद अफराद के आप ये कह सकते हैं कि इस फैमिली के अंदर इमरान खान नया है, ये टब्बर वही है, आज एक नाम से कल दूसरे नाम के साथ थे। तो ये आज जो असगर खान केस बंद होने की बात हो रही है इसलिए हो रही होगी क्योंकि इनके वही लोग जिन्होंने ये बेनिफिट्स लिए उन्हीं की पार्टियों में, इन्हीं हुकूमतों के पार्टियों में, इसी PTI के अंदर फाइल रैंक में होंगे, इसी मुस्लिम लीग नून में होंगे, इसलिए सब पार्टियों ने कोशिश की है इसको दबाया जाए। तो वाज़ेह बात है कि इसके जो बेनिफिशरी हैं ये लोग खुद हैं, इसलिए इसको दबा रहे हैं, वरना तो बहुत ही खुला केस है और बहुत ही इस पर कार्रवाई इसलिए नहीं कि अफराद ने पैसे लिए, इसलिए कि सिस्टम को जो ख़राब करने की जो अमल है, जिस तरीके से पैसे देकर सियासी लोगों को इलेक्शन लड़ाया जाता है, जो आज भी है,
आज भी अगर कहीं पर कोशिश हो रही है, अगर इस पर सज़ा मिल जाती तो आइंदा ये किसी को ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आज तक ये चल रहा है और लोग इसको बुरा नहीं समझ रहे। हमारे सियासतदान आके इसको भूल जाते तो ये सिलसिला चलता रहेगा। जब कभी होगा जो पैसे लगाएगा वही जीतेगा। आज हमारे मुल्क में यही हो रहा है कि जो पैसे लगाता है वही जीतता है, चाहे जिस जरिए से पैसे कमाता है। अच्छा, ये चाहे ड्रग मनी से कमाता है, चाहे किसी और जरिए से कमाता है, तो उसके बाद वो सियासत में आ जाता है और सियासत में एक मकाम भी पाता है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने कहा, नईम बुखारी साहब ने, कि लोग ये समझते हैं, चीफ जस्टिस साहब से कहा कि शायद आपसे मेरे बड़े ताल्लुकात हैं। और एक पार्टी मेरे पास आई, उसने कहा कि जनाब ये हम आपको करोड़ रुपए देते हैं, आप ये हमारी तारीख लगवा दें इसके लिए नंबर मजीद। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, मेरे इतने अच्छे भी ताल्लुकात नहीं है, मैं इस तरह से बात नहीं करता। अच्छा, मैं आपके माजरत चाहता हूँ, ये जो रवैये है ना हमारे वकीलों के, मैं इस पर भी बात, मैं सुप्रीम कोर्ट सदर ज़रूर हूँ, मगर हमें ये रवैये पसंद नहीं है। जिस तरह चीफ जस्टिस के सामने खड़े होके खुशामद करके इस तरह चीफ जस्टिस साहब को अंडरमाइन कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब न किसी वकील से दबते, न किसी वकील का खुशामद करते, वकील खुद से खुशामद करके चीफ जस्टिस खुश करते। मैं इसको कंडेम करता हूं, बल्कि रिमाइंड सही बात किसी वकील को खड़े होकर हालांकि अच्छे खासे चीफ भले जस्टिस आदमी हैं, के नहीं असूलों बुखारी को साहब। परवान चढ़ाना चाहिए, हमें उसके असूलों को साथ देना चाहिए, हमें उसके ज़ात की खुशामद नहीं करनी चाहिए। ये बदकिस्मती खुशामद कल्चर जो है ना हमारे अदालतों में आ गया, जो वकील लहरा कर अपने आप को सामने ले जाते हैं, ये गलत बात है। एक और चाहे बात, कोई वकील करे, अमानुल्लाह चीफ जस्टिस साहब के अमल को हम सपोर्ट करते हैं, मगर इस तरह खड़े होकर बदकिस्मती हमें क्या कह सकता हूँ। सीनियर वकील है, पहले भी उसने ये कहा चौधरी इफ्तिखार के खिलाफ लिखा, उसके बाद आज गुनगार है, आज यही काम उधर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए। अदालतों का एक डेकोरम है, अदालतों का एक वक़ार है, अदालतें बड़े अजीम इदारे हैं, उनके साथ बैठकर आप कानून और आइन की बात करें। आप इस तरह की बात करके अदालत को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल सही। आप अदालत के बारे में क्या, उसको इससे अदालतें बड़ी तो नहीं हो रही, उससे तो अदालतों के बारे में लोग क्या सोचना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आप दो बातें अदालत के सामने कर सकते हैं, इसका मतलब है कोई और नहीं कर सकता, बस आप ही उसके एजेंट बन गए अदालत के। अदालत का कोई एजेंट नहीं है। अदालत जो है आइन है, अदालत कानून है, उसके मुताबिक चलती है, उसकी ईमानदारी खुदा खौफी है, और हमें अपने अदालतों पर एतमाद है, और वो किसी बुखारी साहब के किसी और के मोहताज नहीं है। अच्छा, एक लतीफ़ खोसा साहब से जब उनका एक इशू था कि सोशल मीडिया पर एक टेप चल रही थी और फिर 2-3 चैनल्स ने ये कह के चला दिया कि जनाब ये लतीफ़ खोसा साहब का एडमिशन है कि जरदारी साहब वो हैं मुलज़म है। हालांकि वो हमारे पास भी ऑडियो आई थी, लेकिन हमने नहीं उसको चलाया क्योंकि हमें उसकी आवाज़ सुन के ये लग रहा था कि ये लतीफ़ खोसा साहब की नहीं है। कुछ चैनल ने चला दिया, तो उस पर जब वो अपना बात कर रहे थे ऑर्डर लिखवाने के लिए, तो ये कहा खोसा साहब ने कि ज़रा साथ लिख दें सीनियर एडवोकेट। तो जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने हंसते हुए कहा 2 दफ़ा लिख देते हैं सीनियर एडवोकेट, एसआर एडवोकेट। ये कोई एक है ये बात भी कि वकला में कि वो साथ ये लिखवाना समझते हैं बड़ा ज़रूरी कि सीनियर साथ लिखा जाए? नहीं, ज़रूरी नहीं है। सीनियर इसलिए होता है कि उसका बाकायदा अलग से एक टाइटल है। जिस सुप्रीम कोर्ट का वकील होता है, सुप्रीम कोर्ट की वकालत के बाद 15 साल जो भी मुकम्मल करे, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस अपने जजेस के मशवरे से को बाकायदा सीनियर जज एडवोकेट का खिताब देते हैं, उनको हक देते हैं, उनको एक प्रिविलेज है जो मिलता है। बदकिस्मती है कि अब उसके अंदर मेरिट नहीं रहा। अब ऐसे लोगों को माजी में बुला के दिया जिनके अभी तक 15 साल पूरे नहीं थे। सरदार लतीफ़ खोसा तो डिज़र्व करते, ऐसे कई लोग डिज़र्व करते, मगर हमारे आज तक हमारे अदालतों ने इस जुडिशरी नहीं दिया है। माजी की बात बता रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग भी सीनियर हैं जो अभी तक केसों में पेश ही नहीं हुए, और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कई सालों से उनको चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को बुला के उनको सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे देते, मगर नहीं मिला। कोई बात नहीं, हर एक अपनी जगह पे खुश है, मगर सीनियर का इसलिए वो सीनियर है। अब अगर बहुत ज़्यादा उसने इसरार किया, उसको ज़रूरत तो नहीं थी खोसा साहब को इस तरह कहने की, अगर कही है तो चीफ जस्टिस साहब भी मुस्कुरा रहे थे और बड़ा एक लाइट से बोर्ड में ये बात हुई। बहरहाल यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं नाजरीन, और अब तक की जो खबर है, अब तक की बात वो यही है कि बड़ा एक खुलकर पैगाम दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि कोई गवर्नर रूल की बात ना करे, कोई हुकूमतें गिराने बनाने की बात ना करे, और ये जो एहतसाब का अमल है इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, और जिनका एहतसाब हो रहा है वो भी गुफ्तगू से परहेज़ करें। ये जो बड़ी बड़ी वो कंस्पिरेसी थ्योरीज़ ला रहे हैं, कानून के मुताबिक उनसे हम डील करेंगे। मलिक रियाज साहब से कहा है कि आपकी जान नहीं छूटेगी अगर आपने कौम को पैसे नहीं दिए। मलिक साहब ने कहा वो आप अली का घर ले लें। उन्होंने कहा हमने आपसे घर कहाँ मांगा है, आप क्या बात कर रहे हैं, ये बाकायदा हिसाब होगा, तोल के हिसाब होगा।
और आपको जितने अरब चाहिए अपने ख़र्चे के लिए वो आप ले लें, और बाकी जो माल है कौम का, जो सारे का सारा जो तरका है वो आप लौटा दें कौम को वापस। नाज़रीन, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मरीम नवाज़ साहबा का जिक्र करेंगे, नवाज़ शरीफ साहब का जिक्र करेंगे। मरीम साहबा मिली हैं जेल में नवाज़ शरीफ साहब से। देखेंगे बाप और बेटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है एक बड़े मोहब्बत और प्यार का रिलेशनशिप है। पंजाब में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, हमारे कल्चर में वो बेटियां जो अपने बाप के साथ मोहब्बत करती हैं, उनके साथ खड़ा होती हैं, उनकी यकीनन इज़्ज़त बहुत ज़्यादा की जाती है। कुछ ट्वीट्स भी उनके आए हैं, देखेंगे ऐसा लग रहा है कि मरीम नवाज़ पॉलिटिकली एक्टिव होने जा रही हैं। क्या असरअंदाज वो होंगी पॉलिटिक्स पर, किस हद तक एक्टिव होंगी, और ये जो मीटिंग्स हो रही हैं उनकी नवाज़ शरीफ साहब के साथ, क्या इसका मतलब है, ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुस्लिम लीग नून के कायद माजूल वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ साहब कोट लखपत जेल में अपनी सज़ा भुगत रहे हैं, और वहाँ पर मरीम नवाज़ साहबा जो उनकी साहबजादी भी हैं, उनकी उनसे मुलाकात हुई है। आज उनकी जो मुलाकात थी, दूसरी मुलाकात थी, तकरीबन 1.5 घंटा तक वो मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात में हमने जो ख़बरें आ रही हैं, पता चला है कि जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात हुई है, और खाना घर से लेके गई हैं मरीम नवाज़ साहबा। इससे पहले जो मुलाकात थी उसमें भी वो खाना लेके गई थी। एक ऐसा तासुर आ रहा है जिसमें एक बेटी जो है वो अपने बाप से मिलने भी जा रही है, उनकी खिदमत भी कर रही है। अमूमी तौर पर ये चीज़ हमारे कल्चर में बहुत पसंद की जाती है, इसमें कोई शक नहीं कि वो पॉलिटिशियंस तो हैं दोनों, लेकिन ज़ाहिर है बाप बेटी भी हैं। उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि 1-2 महीने 3 महीने के वक्फे के बाद मरीम नवाज़ साहबा के जो ट्वीट्स हैं उनमें भी बड़ी तेज़ी आ रही है, और वो बहुत खुलकर कह रही हैं नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से कि ये जो सज़ाओं का सीज़न है ये ख़त्म हो जाएगा, आखिरी जीत आवाम की होगी, नवाज़ शरीफ साहब की होगी। और उनकी ज़िंदगी के बारे में, जिस तरह के वो हालात वहाँ पर गुजार रहे हैं, उसके हवाले से भी वो ट्वीट कर रही हैं। और ये ख़बरें हैं कि आइंदा चंद दिनों में वो वर्कर्स मीटिंग्स को भी अटेंड करेंगी। एक बाकायदा अमली सियासत जो एवंस फील्ड अपार्टमेंट के फ़ैसले के बाद जिसमें वो उनकी जो एक शमूलियत थी, सियासत में सरगर्मी थी, उसमें कमी आ गई थी, इसको वो शुरू करने वाली हैं। राना ताहिर साहब, किस हद तक होंगी सरगर्म, किस हद तक जाएंगी आगे, किस हद तक मुस्लिम लीग नून को लीड करेंगी, आपका क्या ख्याल है? पहली बात तो समीर साहब ये है कि आपने फरमाया कि वो 2 दफ़ा जब से लाहौर गए हैं मुलाकात कर चुकी हैं। ये कितने नैब के और सज़ा याफ्ता कैदी हैं जिनके बेटे बेटियों को उन इस तरह मिलने की इजाज़त दी जाती है। ये जो तरजीही सलूक किया जा रहा है ये किस लिए किया जा रहा है? एक उन्होंने जुर्म किया, उनको सज़ा मिली, तो जिस तरह बाकी मुजरिमों के साथ सलूक, एक तरफ तो आप आइन की, कानून की बालादस्ती की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं, दूसरी बात करते हैं कि जी इस्लाम भी हमें दर्स देता है कि इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए, और कितने लोगों की बेटियों को यह इजाज़त है कि वो अपने बाप के लिए घर से खाना ले जाएं। और बाकी जहाँ तक ये जेल मैनुअल के मुताबिक राना साहब, जिसको बी क्लास जेल मैनुअल के मुताबिक वो घर से खाना ले जा सकता है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं ना, ये जेल मैनुअल के मुताबिक हफ्ते में 1 बार मिल सकते हैं फैमिली वाले नैब के मुजरमों से। तो ये जुमेरात का दिन रखा, इनको क्यों मुलाकातें ये करवाई जा रही हैं, क्या मकसद है? वो फिर एनआरओ शनारो की जो बातें हो रही हैं उसमें कोई सदाकत होगी? दूसरी बात यह है, जिस दिन नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई उन्होंने वहीं पर फरमाइश की कि जी मुझे यहाँ अडयाला जेल में न ले जाया जाए, मुझे कोट लखपत जेल में ले जाया जाए। वहाँ वो बहस व तकरार भी करते रहे सरकारी अफसरों के साथ कि नहीं मैं इधर नहीं जाऊँगा, मुझे उधर ही लेकर जाएँ। बात यह है समी साहब, और वो भी आर्डर कर दिया कोर्ट ने कि जी ठीक है इनको कोट लखपत जेल ले जाए। मेरी ये सुने, बात ये है राना साहब, उनकी वालदा, देखिए मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन उनकी वालदा अलील हैं, उनको अगर वो अडयाला जेल में है तो मुलाकात में आने के लिए उनको तकलीफ है, बुजुर्ग खातून है। अगर जेल है ना अडयाला और कोट लखपत में क्या फ़र्क है, इससे क्या तकलीफ है कि कोट लखपत में उनकी वालदा उनसे मिल सकती हैं, उनकी फैमिली आसानी से उनसे मिल सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये बाकी जो लोग हैं, बाकी जो कैदी हैं, उनको भी ये सहूलत देना।
इस आइन आपका कहता है कि आइन की कानून की नज़र में सब बराबर हैं, ये इन इस्तिस्ना जो है और ये वो जो तरजीही सलूक है, इसी ने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। जब भुट्टो साहब के दौर में चौधरी ज़हूरुल्लाह को कोलू में ले जाकर बंद कर दिया था, हबीब गालब साहब को मियाँ वाली जेल ले जाते थे, तो ये कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग है जिसके नतीजे में ये लेकर आप चाहते हैं कि ये जेलों का उन्हें चक्कर लगाया जाए, तकलीफ मुकदमा यहाँ पे चला, वो काम गैर कानूनी था ना, आप कह रहे हैं भाईजान। बात नहीं, एक सेकंड रुक जाए ना जरा। उनकी अगर भुट्टो साहब ने कोई गैर कानूनी काम कर लिया तो उसकी मिसाल बना के अब कहते हैं कि अब ये गवर्नमेंट ये नहीं कहते कि ये होना चाहिए, उनको सजा यहाँ पे हुई उसी दिन, यानी उन्होंने जिद की कि जी मैंने लाहौर जाना है। भाई आप कायदे कानून के मुताबिक क्या जिद कर सकता है, मुझे आप बताएं। जान कैदी जिद अमानुल्लाह साहब, नवाज शरीफ कर पकड़ लिया, नवाज शरीफ कर सकते हैं, जिसको अकड़ लिया, आप उसे जेल ले जा रहे हैं, वो क्या जिद करेगा? जिस जेल मर्जी ले जाए उसे। ठीक है, ये तो बात राना साहब की भी सही है कि कानून कहते हैं अंधा है, कानून है सबके लिए है, उस वो फिर किसी को नहीं देखता है कौन एक्स प्राइम मिनिस्टर है कौन आम शहरी है। तो कानून आइन में सब बराबर है, सलूक भी बराबर होना चाहिए। मगर ये ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने किसी को सहूलत दी है, शायद अदालत ने नहीं दिया, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन कर दी है, अदालत ने उसकी इजाज़त दी है सिर्फ, तो ये अदालत की तरफ से नहीं हुई। अदालत किसी को फैसिलिटेट नहीं करती है, न जेल में रखने का हुक्म देती, वो सज़ा देती है। जेल रखना ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट जहाँ जेल को डिक्लेयर कर दे वो जेल ही होता है, चाहे उसके घर को भी डिक्लेयर कर दे कल तो घर जेल ही। शहबाज शरीफ साहब का जो घर है उसको सब जेल डिक्लेयर कर देते हैं। जेल अगर कोट लखपत का है चाहे अडयाला का है, वो जेल जेल ही है। उसके अंदर वही तकाजे हैं, कानून के मुताबिक जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, बल्कि जो सुपरिटेंडेंट है उससे आगे पीछे कर भी नहीं सकते। तो ठीक है कि आम पाकिस्तानी की तरह न सही, अगर एक इंसान के हैसियत से अगर किसी को सहूलत मिली है तो इसमें क्या, इसमें कोई इतनी कानून की मगर ये कि उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि मैं समझता हूँ जिस तरह सऊदी अरब ने की है, मेरी ज़ाती राय है, कानून से हट के असल चीज़ रिकवरी है। जब तक रिकवरी नहीं होती है फिर इनको महलात में नहीं रहना चाहिए, ना इधर बनीगाला को रहना चाहिए, ना इधर जो है रायवंड के फार्म्स को रहना चाहिए, ना जरदारी साहब के किसी फार्म हाउस को रहना चाहिए। पैसे आने चाहिए मुल्क में, जेल से ज्यादा रिकवरी अहम है। रिकवरी अहम है, रिकवरी नहीं जबरदस्त बात की, रिकवरी नहीं आ रही है। जेल पे ये जमानत हो जाएंगे, कल छूट जाएंगे। अगर हमारे पास एक पैरामीटर मौजूद है उसको अपनाया जाए। सऊदी अरब ने किया, लोगों को बिठाया और पैसे आ गए। जब तक पैसे नहीं आते उनको शोहरत भी मिल रही है, उनकी अकीदत भी बढ़ रही है, लोग हमारे जो है बहुत जल्दी भूलने वाले भी हैं, तो वो उनको और ज़्यादा इसके जेल के वजह से कोई 11 साल रहकर क्रेडिट लेता है, ये अभी 5 साल या 2 साल 4 साल लेकर क्रेडिट लेंगे तो क्रेडिट बन गया जेल में रहना। तो जेल की बजाय अगर उनकी जो प्रॉपर्टी है वो तो आसिफ जरदारी साहब कह रहे थे कि जेल में रहना जमहूरियत की शान है, तो मैं समझता हूं मेरा दूसरा घर है। रिकवरी होने चाहिए। नेब में अदालतों ने ये फैसले किए, ठीक है, उनका हमें एहतराम है, मगर एंटी करप्शन और नेब में फ़र्क ही यही है। एंटी करप्शन में सज़ा दी जाती है, नेब में रिकवरी की जाती है। अगर नेब के ज़रिए से रिकवरी नहीं आ रही है, जेल की ला तो एंटी करप्शन मौजूद है पहले से ही, करप्शन की सज़ा दें और उनको जेल भेज दें। अगर ये भी जेल भेजना ही है तो फिर वो रिकवरी तो नहीं हो रही है, फिर नेब के बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ ये कि सुपीरियर इदारा है वो सुपर हो जाते हैं और नेब के अंदर भी मसाइल हैं। नहीं, इसमें तो देखना होगा। देखिए रिकवरी तो मानुल्लाह साहब आप कानून समझते हैं, ये एक एहतसाब अदालत का फैसला आया है, अब हाई कोर्ट में अपील का हक है, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील का है। जब तक फाइनल जजमेंट ना आए उनकी जो प्रॉपर्टी है वो तो कन्फिस्केट नहीं की जा सकती। अब 1 अरब 25 करोड़ का जुर्माना हुआ है और जायदाद जब्त करने की बात है, तो वो कई अरब बनते हैं, लेकिन वो मिलेंगे तो तब जब फाइनल जो कोर्ट है उसकी तरफ से भी वर्डिक्ट आ जाएगा। अब उसमें कैसे कानून में तब्दीली की जाए? पाकिस्तान कोई कैसे, आप कुछ सजेस्ट करें? आप कानून है समझते हैं, आप कानून, मैं कहता हूं कानून के अंदर गुंजाइश पैदा करना कौन सा मुश्किल है? कल ही कानून बन सकता है, कल ही कानून कौन बनाएगा? ये लोग बनाएंगे जो कह रहे हैं कि एक आप ये मुझे बताएं मानुल्लाह साहब, ये कह रहे हैं कि नैब के कवानीन में कमी कर दें, सर चेयरमैन के पास लामहदूद इख्तियार, आप कह रहे हैं कि ये कानून बनाएंगे, ये कैसे बनाएंगे? होने चाहिए कि हमारा प्रायोरिटी किसी को जेल रखना है, हमारा प्रायोरिटी रिकवरी करना है नाजायज दौलत का। वो प्रायोरिटी अगर आपके आ जाए सामने तो फिर खुद ब खुद रास्ते पे निकल आएंगे। अब अगर कानून में नहीं है तो कानून बनाना पड़ेगा। कानून भी हम ही बनाते हैं, नेब का ला भी तो नवाज शरीफ साहब ने बनाया था ना खुद, वो तो 97 में। और आज उसको सिंध पर हुकूमत का कब्जा करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि वज़ीर आला चले जाएं, हमारा वज़ीर आला आ जाए। लेकिन आपको पता है वो पीर पगाड़ा साहब ने मिलने से ही इनकार कर दिया फवाद चौधरी को, और फवाद चौधरी साहब आज कहते मैंने 3 दफ़ा वज़ीर आज़म से मुलाकात की है लेकिन अब मैं नहीं जा रहा। और वज़ीर आज़म ने कहा कि इधर ही रहें, उधर से खबरें ये आ रही हैं कि पीर पगाड़ा ने कहा भाई आप रहें, आप यहाँ पे क्या करने आ रहे हैं, आपके पास तो है ही कुछ नहीं, हाथ ना पल्ले बाजार खड़ी हल्ले। देखिए समी साहब, सिंध की जो सियासत है ना, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के बाद
अगर किसी बंदे की सियासी हवाले से ना भी सही, लेकिन अगर कोई असर व रसूख है तो वो पीर साहब पगाड़ू है। ठीक है, पीर पगाड़ा के बग़ैर सिंध में पीपल्स पार्टी की अपोजिशन कुछ नहीं है। लेकिन जो ये फवाद चौधरी साहब वाला मामला है ना, देखें वहाँ गवर्नर रूल लगाने वाली, इन बातों ने आसफ जरदारी को, फवाद चौधरी ने वैसे ये बात नहीं की थी गवर्नर रूल वाली, ये वो जो है ना उनके एक वहाँ PTI के वो तालीम बालगा में दाखिल कराने वाले एक MPA हैं खुरम साहब, वो ज़्यादा कर रहे थे, और बल्कि हलीम आदल शेख ज़्यादा। तो ये चीज़ें जो है ना, इसमें इमरान खान को देखना चाहिए कि ये लोग जो हैं उनके लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। मरियम नवाज़ बहुत ज़्यादा एक्टिवली ट्वीट कर रही हैं। सवाल मेरा ये है कि आने वाले दिनों में पॉलिटिकली वो बहुत ज़्यादा, जो नून लीग के लोग बता रहे हैं कि वो सड़कों पर होंगी और पूरी मुस्लिम लीग नून को वो लीड करेंगी, क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? भाईजान, जिस वक्त नवाज शरीफ अब्बा जी उनके जो थे वो भी GT रोड पर थे, तो क्या इम्पैक्ट था, कितने लोग होते थे? 10 जिलों में स्वीप किया मुस्लिम लीग नून ने, 65 सीटें हैं। 65 सीटें हैं तो वो है। और पंजाब के ये जो पंजाब है ना, सेंट्रल पंजाब, ये सारा आप लाहौर से पंजाब कितना निकला था उन्होंने, सेंट्रल पंजाब कितना निकला था नवाज शरीफ साहब के लिए GT रोड पर? क्यों ये चुप बैठे हुए, इनको चुप साथ गई? नहीं, वोट तो दिए ना लोगों ने वोट दिए ना, वो लोग वोट देते हैं, जान नहीं देते। लोगों को समझ आ गई है, लोगों को ये समझ आ गई है। देखिए एक चीज जो है ना, ये जो मर्जी कर लें, कौम ये समझती है, पीपल्स PTI के तमाम लोगों की हमाकतों के बावजूद कौम आज भी समझती है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत और नून लीग की क़यादत जो है, इन्होंने बड़ी बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा है। इमरान खान को तो अभी आए हुए 3-4 महीने हुए हैं, आगे ये क्या करते हैं, क्या गुल खिलाते हैं इनके लोग। जो तहरीके इंसाफ, इमरान खान के बारे में लोगों की आज भी अक्सरियत की राय है कि वो इनसे 1000 दर्जे थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें कि तहरीके इंसाफ की जो हमायत इमरान खान साहब के लिए थी वो अभी भी इंटैक्ट है, वो वैसे ही है। मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि वो लोग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर और वोटर हैं, क्या अगर मरियम नवाज साहबा निकलती हैं लीड करने के लिए उन्हें, तो उनमें वो थ्रिल पैदा होगी जो एक इस वक्त मायूसी छाई हुई है मुस्लिम लीग नून में, वो मायूसी खत्म करने में कामयाब होंगी? वो शमी साहब वो किधर गए? दानियाल साहब, दानियाल अजीज साहब वो किधर गए? आबद शेर अली साहब जो बड़ी बड़के लगाते थे, तलाल चौधरी साहब, ये देखें ये दूध पीने वाले मजनू हैं। नहीं, आबद शेर अली तो लंदन में फैसल वाडा की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में वहाँ लंदन में दिखाते फिरते हैं ना, इधर आकर काम करें ना। दानियाल भी गायब हो गए और जो दूसरे आप तलाल चौधरी साहब की बात, ये लोग जो है ना, ये इसमें ना ये नाम, लेकिन राना सनाउल्लाह आपको रोजाना नजर आते हैं। शमी साहब इनका अपना किरदार आपके सामने नहीं है। ये सारी अपोजिशन को अपना धोखा देकर परवेज मुशर्रफ से माफी मांग के चले गए थे जद्दा, तो इनकी बातों में कौन आएगा? इनके कारकुन इनके लिए मारे खाएंगे। उनको पता चल गया 30 सालों में क्या करते रहे हैं ये। लेकिन अभी तो नवाज शरीफ साहब बाहर से सजा भुगतने के लिए आए हैं। नवाज शरीफ साहब बाहर से सजा भुगतने ना आते तो और क्या करते? अपील कैसे करते? नहीं तो वो ना आते तो NRO ले लेते। मरियम साहबा भी आई। और देखें मेरी बात, मैं कोई नवाज शरीफ साहब को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन वो अपनी बीमार बीवी को छोड़ के आए और वो उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ, तो जो कुछ भी था वो पाकिस्तानी सिस्टम से इस दफ़ा भागे नहीं है। और अभी भी जो जेल से अमानुल्लाह साहब जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने जो वहाँ पर अपनी मसरूफियात को आया, उसमें वो नाश्ता खुद बनाते हैं, कुरान पाक की तलावत कर रहे हैं, अपनी फैमिली से बेटी से मिल रहे हैं, बिल्कुल वो, और कोट लखपत जेल गए हैं। नज़र आ रहा है कि वो एक लंबी जेल के लिए गए हैं। इस चीज़ की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि वो निकल जाएंगे। मुझे जो बाहर से फीडबैक मिलता है ना, माजरत के साथ, हमारे कुछ जो आम शहरी है वो समझता है कि सियासतदानों को अगर मीडिया न चढ़ाए ना, कि आप उसके नाश्ते पर भी नज़र रखते हैं, मरियम बीबी जो है गाड़ी चला रही है वो भी फ़ोटो में आता है, सारा फोकस चंद ख़ानदानों के ऊपर है। 22 करोड़ आवाम की जो हालत बुरी है, जिस तरह का पानी पीते हैं, जिस तरह की ज़िंदगी है, जिस तरह के पानी की किल्लत है, जिस तरह के पटवारी से लेके प्रेसिडेंट हाउस तक मसाइल हैं लोगों को पहुंचने में, तो उन चीज़ों को कोई हाईलाइट नहीं करता है मीडिया। सिर्फ मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ उनको फोकस किया हुआ है। अगर आप कुछ दिन उनको छोड़ दें तो वो शायद उनके लिए ज़्यादा सज़ा होगी। बात आपकी बहुत अच्छी है। आप उनको अगर जिक्र न करें, जब सज़ा याफ्ता है तो सज़ा याफ्ता का क्यों टीवी दिखाता है, क्यों उसकी मुलाकातों पर नज़र रखे हुए, छोड़ दें तो वो खुद ब खुद इसी में उनकी पॉपुलरिटी कम हो जाएगी। आप उनकी पॉपुलरिटी को जगा रहे हैं। बाकी जहाँ तक मैं थोड़ा सा एक बात करूँगा पीपल्स पार्टी के हवाले से, क्योंकि या तो आप इस पार्टी सिस्टम को ही ख़त्म करें, जिन्होंने करप्शन किया उसको बैन कर दें। अगर ये पार्टियाँ मौजूद हैं, उनका अगर वजूद है, तो उसके पीछे थोड़ा सा आपको रियायत करनी पड़ेगी।
आप जो इंडिविजुअल है जिसने कोई करप्शन किया, कोई गलत काम किया, उसको अलग डील करें। पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है आप मेलाइन न करें, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है। ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की जब बात करते हैं उसके बारे में थोड़ा हमें मोहतात होना चाहिए। देखिए, नवाज शरीफ एक नाम है, एक फ़र्द है। कल नवाज शरीफ नहीं होगा, मुस्लिम लीग तो कायदे आज़म की है, नवाज शरीफ की क्या बात है? मुस्लिम लीग का नजरिया है तो फिर नजरिया वो कायदे आज़म का है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा आपसे मानुल्लाह साहब। नहीं, इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून है उसमें जो वर्कर्स की, जो नून लीग के वर्कर्स की जिसके साथ अटैचमेंट है, जिसको वो सुनते हैं, वो नवाज शरीफ है। बिल्कुल और उनकी जो जान नशीन है वो मरियम नवाज है। देखिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि जब इलेक्शन होते हैं तो लोग किन को वोट देते हैं? अभी जो वोट हुए हैं इन्हीं को वोट दिया लोगों ने। मैं विफाक की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं विफाक की, मैं पॉलिटिकल वर्क कर रहा हूँ, सेनेटर रहा हूँ, मुझे पता है फील्ड में क्या है। बात है विफाक के अंदर पीपल्स पार्टी का एक रोल है। पीपल्स पार्टी का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी न होती, आपके सिंध के अंदर जो नेशनल फोर्सेस हैं उनका ज़्यादा जोर है, वो ज़्यादा लोग इसको जो है आगे बढ़ाते मसाइल को। पीपल्स पार्टी आपके पिलर है। जिस तरह बलूचिस्तान में हमने एक पिलर को गिरा दिया, अगर पीपल्स पार्टी को बैसिद पार्टी गिराया तो उसका नुकसान होगा। या तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के बारे में एक राय रखें, भाई करप्शन जो इन्वॉल्व है उसके लिए अलग से कानून बनाए तो और बात है। अफराद के जो है नाम पर पार्टी को मिलान न किया जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है मर्डर, जुडिशल मर्डर लोग उसको कहते हैं। इसलिए नसीम हसन शाह के ये इकरार के बाद हम पर प्रेशर था, हमने साइन किया। 3 जज तो पहले मुखालफत कर चुके, 7 में से 4 जजों ने मुखालफत की है। की पार्टी जो है उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे या मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस देखेंगे? नहीं, जिसमें 90 कंपनियां बन गई, जिसमें इतना एक इल्जाम है। अब जब तक उनकी शफाफ तहकीकात नहीं होगी, उसका झूठ सच का फैसला नहीं होगा, तो बात तो होगी ना। मानो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कोई पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं। चंद इंडिविजुअल्स जो भी हैं, हो सकता है जरदारी साहब ने ये सब कुछ ना किया हो, लेकिन ये तो अदालत का फैसला होगा तहकीकात के बाद, फिर ही पता चलेगा ना। तहकीकात पर कोई बात नहीं की, क्योंकि वो अभी तक कोर्ट में है और मैं उस पर अब बिल्कुल रिकॉर्डिंग भी चलाएं, दोबारा आप देख ले। मैंने ये कभी नहीं कहा। मैंने कहा जब हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं तो हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए। इस मुल्क में पीपल्स पार्टी एक पार्टी है जिसने जमहूरियत के लिए, सियासत के लिए काम किया है, और इस तरह बाकी जो है अफराद की बातें हैं, उनमें से अफराद को निकालें तो कुछ नहीं बचता है। पीपल्स पार्टी के सामने एक वफाकियत है, तो उस पार्टी के नाम लेकर उसको मिलान किया जाए। अफराद को जरूर करे, जिसने जो जुर्म किया उसको सजा दे। पार्टी को भी मिलान नहीं करना चाहिए। मैं इस बात से, राना साहब आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, अमानुल्लाह साहब की बात बिल्कुल सही है कि पार्टी जो है उसको तो मिलान नहीं किया जा सकता। अफराद जो है, देखें, वो मिलके पार्टी बनाते हैं। हम जो गुजारिश कर रहे हैं वो ये है कि जैसे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनका ख़ानदान, आसिफ जरदारी साहब और उनका ख़ानदान, उनकी जो लूटमार के किस्से सामने आ रहे हैं, उसकी वजह से जो पीपल्स पार्टी के वर्कर ने या मुस्लिम लीग नून के जितनी भी पार्टियां हैं, उनके सियासी वर्कर मासूम होते हैं। उन्होंने जो वो जमहूरियत को ज़िंदा रखने के लिए काम करते हैं, हम उन्हें सलाम करते हैं, सियासी कारकुन किसी भी पार्टी का हो। बात यह है कि इन्होंने उन कारकुनों को भी तो बेचारों के साथ जुल्म किया ना। ये किन को ले आए आप बताएं ना। एक तरफ तो ये कहते हैं हम आमरीत, ज़िया की आमरीत, मुशर्रफ की आमरीत, वज़ीर आज़म किसको बनाया? जो जनरल ज़ियाउल्लाह की मजलिस शूरा के मेंबर थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। इन्हें पीपल्स पार्टी का कोई वर्कर नहीं मिला था वज़ीर आज़म बनाने के लिए। बात यह है कि पीपल्स पार्टी को जो नुकसान पहुंचा वो किसी और से ज़्यादा आसिफ जरदारी साहब ने अपने इन वारदातों की वजह से पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाया। और पीपल्स पार्टी पिछले 3 इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी जीती है। समी साहब देखें, पीपल्स पार्टी में आपको जीती है ना। अमानुल्लाह साहब ने जो बात की वो बिल्कुल सही बात है। और इस इलेक्शन में पंजाब जमात है, उसका वजूद रहना चाहिए। और उसका देखें, उसके वजूद को सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है ना, पीपल्स भुट्टो साहब पे आप और बाकी 100 इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि वो डिक्टेटरशिप थी जमहूरियत के नाम पे या ये वो बाकी, लेकिन उन पे करप्शन का उनके बदतरीन मुखालफ ने भी इल्ज़ाम नहीं लगाया। सर देखिए, पीपल्स पार्टी से आप हज़ार इख्तलाफ करें, मगर ये बात हकीकत है कि सियासी पार्टियों की जो सरबराहों में जो पब्लिक कॉन्टेक्स्ट है वो पीपल्स पार्टी ज़्यादा किसी के नहीं है। उनकी हार पंजाब में हुई, मुझे नहीं पता क्यों हुई है। नवाज शरीफ से MP MNA मिलना जो अपने लिए मुश्किल समझते थे, आज इमरान खान से भी लोग मिलना मुश्किल समझते हैं, मगर जरदारी से मिलना शायद किसी को मुश्किल ना हो। मैं कहता हूँ, मैं जरदारी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मगर जरदारी के ऊपर जो मर्जी है केसेस हो, उसको जो मर्जी है कानून उसके मुताबिक डील करें। मगर पॉलिटिकल पार्टियों में ये आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसका क्या मकाम है। ये जो एम्पायर है ना, करेंगे ना, मैं अवाम अपने वोट के जरिए करते हैं ना, मैं और आप तो नहीं कर सकते। बादशाह नहीं होनी चाहिए, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून हो, चाहे इमरान खान हो।
मगर बादशाह के अंदर फ़रौनियत भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह के इस वक्त है कैबिनेट के इजलासों भी नहीं होते, आपके फैसले पॉलिसी के नहीं होते, आपके इदारों के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, और आप अदालत के निज़ाम को समझते नहीं, या समझते तो उसको आप ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या चीज़ है? अदालत ने जितने अहकाम दिए, कौन से अहकाम इस हुकूमत ने पूरे किए? किसी को भी नहीं किया। सिर्फ अदालतों से रियायतें लेने के लिए पहुंच जाते, और अगर कोई रियायत अदालत से न मिले फिर अदालत के खिलाफ बोलना भी शुरू हो जाते। इमरान खान साहब बोलते, ये तो किसी बादशाह का हक तो किसी ने नहीं दिया। आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाने का मतलब ये नहीं कि आप बादशाह बन गए अदालतों के बाद तबसरे करें। जब आपके हक में फैसला है तो आप खुश हो, अगर आपके खिलाफ आ जाए आप तबसरे करें। प्राइम मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अदालत के बारे में हक नहीं पहुंचता। इख्तियार है कि वो अपनी राय का इजहार करें, अपने वर्कर्स के लिए बात करें, अपने मुल्क के लिए बात करें। उनकी जात पर कोई करप्शन के चार्जेस भी नहीं है। हम उनकी बहुत सारी पॉलिसीज पर इख्तिलाफ करते हैं, पता चलेगा उन्होंने डिलीवर क्या किया है। करप्शन का इशू ये एक बड़ा सवाल है, डिलीवरी का इशू आ रहा है कि डिलीवर कर रहा है नहीं, सिमत क्या है, पता चलेगा सिमत क्या है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह साहब आपका, राना ताहिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब जो इमरान खान साहब की डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस होगी वही बुनियाद बनेगी कि आने वाले वक्तों में उनकी पॉपुलैरिटी का लेवल क्या है। लेकिन अभी तक हम उनकी बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं उस पर ज़रूर तनकीद करते हैं, लेकिन जो इमरान खान की अपनी ज़ात है उस पर करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है, उन पर बदनुवानी का कोई इल्ज़ाम नहीं है। उनके इर्द गिर्द जो बहुत सारे लोग हैं उस पर बहुत सारे लोगों को एतराज़ है। बहुत सारी पॉलिसीज़ जो बनाई जा रही हैं उस पर भी सवालिया निशान है। लोग तवक्को कर रहे थे कि बहुत जल्द डिलीवरी होगी, उसमें थोड़ा टाइम लगा है, जिसकी वजह से कुछ लोगों में एक मायूसी है। लेकिन जो तहरीक इंसाफ का वोटर है, जो तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है, वो आज भी इमरान खान साहब के साथ है। और दूसरी जानिब मरीम नवाज़ साहबा की जो हैसियत बनती हुई हमें नज़र आ रही है, उनके ट्वीट से जो जोश व खरोश नज़र आ रहा है, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स में जो तहर्रुक पैदा हुआ है मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स में, ऐसा लग रहा है कि मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को पंजाब के अंदर जो रेजिस्टेंस मिलेगी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उसको लीड मरीम नवाज़ साहबा कर रही होंगी। क्योंकि जिस अंदाज़ में वो अपने वालिद साहब के साथ खड़ी हुई हैं, एक बेटी की हैसियत से, एक हमारा जो मुआशरा है उसमें जिन वैल्यूज़ को हम बेहतर समझते हैं, वो उस हवाले से एक यकीनन उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो रहा होगा। क्योंकि जो बेटियां अपने बाप के साथ खड़ी हैं मुश्किल वक्तों में, उनकी इज़्ज़त अफजाई बहुत की है पंजाब ने। ये हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से ये चीज़ देखी। नाज़रीन इजाज़त दीजिए आज तज्जिया से, कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।